पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके और नए नए कंपाउंड का निर्माण करता है। जैसे हम लोग देखे थे कि एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कीन का निर्माण करता है। वही जब इसे हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। उसी तरह जब हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल एमीन का निर्माण करता है। जब हम इसे सिल्वर साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग कंपाउंड बनाता है। जब हम इसे KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग कंपाउंड बनाता है और AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग कंपाउंड बनाता है। तो अब यहाँ पे एक समस्या था। समस्या क्या था? समस्या था KCN और AgCN वाला में कि एल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्शन करता है तब एल्काइल साइनाइड का निर्माण करता है और वही जब हम इसे AgCN के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तब एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हम आपको बताए थे कि आपको सीखना पड़ेगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। चूंकि अभी वीडियो बना रहे थे तो पूरा पढ़ा दिए, लिख लिए, पढ़ा दिए, उसके बाद देख रहे हैं तो वीडियो कटा हुआ है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बंद है स्क्रीन लाइट। तो उसके बाद अब इसी पे हम आपको समझा देते हैं। तो चलो देखो, हम लिख चुके थे पहले एक बार। तो होता क्या है एक्चुअली में इसमें कि देखो, हम एक कंपाउंड लिए एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड RX, और एल्काइल हैलाइड को जब हम KCN के साथ, याद करना कल ही पढ़े हैं, KCN के साथ, KCN के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब RCN बनता है, यानी एल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है और साथ में बाई प्रोडक्ट KX बनता है, KX। और जब इसी एल्काइल हैलाइड को AgCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराती हैं तब RNC बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों जब एक ही तरह का ये कंपाउंड है, साइनाइड ही है, ये मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, तो फिर अलग अलग प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा साइनाइड का स्ट्रक्चर, CN- का स्ट्रक्चर। ये जितना शरीफ आपको दिखाई दे रहा है ना CN, उतना ये है नहीं, एक बहुरूपिया है। कैसे? तो देखो, साइनाइड का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है। चलो फिर से हम बना देते हैं। देखो, साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है C≡N और यहाँ पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है और यहाँ निगेटिव चार्ज रहता है। ये साइनाइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हमेशा इसी रूप में नहीं रहता है, ये अपना रूप चेंज करते रहता है। अभी बोले ना बहुरूपिया है, ये जितना आसान दिखाई, देखो तो कितना क्यूट सा दिखाई दे रहा था, लेकिन है कितना बकलोल जैसा। ये है, भयंकर दिख रहा है। और ये क्या करता है कि रिजोनेंस करता है, यहाँ पे रिजोनेंस के बाद ये क्या बन जाता है, एक और लोन पेयर का निर्माण होता है और निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से एक अलग कंपाउंड का निर्माण करता है। फिर यही करेगा, ये निगेटिव फिर से आके यहाँ पे ये वाले कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। तो साइनाइड जो है दो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, कभी इस रूप में रहेगा, कभी इस रूप में रहेगा, कभी इस रूप में, मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए। दोनों अनस्टेबल है ना, तो ये हमेशा इसमें रहेगा ना इसमें, हमेशा इसमें से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, दो अलग अलग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, दो अलग अलग अनुनादी संरचना होता है साइनाइड आयन का। अब यहां से एक चीज निकल के आता है कि देखो, इसमें क्या है कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब भी अटैक करेगा तो कार्बन के थ्रू करेगा, और यहां पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ए जब अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के थ्रू करेगा। तो इसी के वजह से दो अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जब ये कार्बन के थ्रू अटैक करेगा तो साइनाइड देगा
और जब नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड देगा। तो देखो लिंकिंग थ्रू कार्बन, यानी जब ये कार्बन के द्वारा जुड़ेगा, तो जब कार्बन के द्वारा जुड़ेगा तो एल्काइल साइनाइड यानी RCN का निर्माण करेगा। और लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन, यहाँ पे निगेटिव किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन फ्री है अटैक करने के लिए, तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा। जब नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ता है तब एल्काइल आइसोसाइनाइड यानी RNC का निर्माण करता है। तो बात क्या समझ में आया, बात समझ में आया कि साइनाइड आयन जो है उसका दो अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक में कार्बन के पास निगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन के थ्रू अटैक करेगा तो एल्काइल साइनाइड का निर्माण करेगा, और एक में नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा और एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण करेगा। अब देखो अब यहाँ पे एक नया टर्म लिखा हुआ है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है, तो देखो वैसे ग्रुप जिनके पास दो डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, जिनके जो दो अलग अलग परमाणुओं के द्वारा एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो साइनाइड है कार्बन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नाइट्रोजन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो दो अलग अलग एटम के द्वारा एक ही कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसी को हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल या उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल या उभयदंती नाभिक स्नेही। A group with two different donor atoms is called ambident nucleophile। वैसे समूह जिनके पास दो अलग अलग दाता परमाणु होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु होते हैं, उसे हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। वही हिंदी में लिखा हुआ है वैसे समूह जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो। जैसे साइनाइड हो गया, हमारा नाइट्रो हो गया, इसमें भी देखोगे कि जब हम KNO2 के साथ और ये GNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो एक में नाइट्राइड बन रहा था और एक में नाइट्रोएल्केन बन रहा था। और अब यहाँ पे एक चीज हम समझाने का प्रयास किए हैं कि देखो जब हम KCN की बात करते हैं, KCN की, पोटेशियम साइनाइड की, तो यहाँ पे इनके बीच जो बॉन्ड होता है पोटेशियम और कार्बन के बीच, वो आयनिक बॉन्ड होता है। जब आयनिक बॉन्ड होता है तो ये टूटेंगे तो प्लस और माइनस में टूटेंगे, तो यहां से हमें साइनाइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, Cn माइनस आयन, और Cn माइनस अटैक करेगा तो हमें एल्काइल साइनाइड प्राप्त होगा। लेकिन KgCN में क्या होता है बच्चों कि सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो प्लस माइनस में तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ अटैक करने के लिए नाइट्रोजन फ्री होता है। इसलिए जब हम AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, कार्बन तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है सिल्वर से, इसलिए नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करता है और आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेता है। तो ये था हमारा पूरा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसको लिखो फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम आपको बताए थे कि एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेता है, इलिमिनेशन रिएक्शन में भाग लेता है, कुछ रिडक्शन रिएक्शन में भी भाग लेता है, और वो कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके भी कंपाउंड बनाता है। तो आप अगला हेडिंग लगा लो आप लोग, रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें एल्काइल हैलाइड कुछ मेटल्स के साथ, कुछ एक्टिव मेटल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके और कंपाउंड का निर्माण करेगा। हैलाइड धातु के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है उसे हम ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम कार्बनिक धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे देखो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन किससे करेगा,
मेटल के साथ, धातु के साथ रिएक्शन करेगा और जो बनाएगा का प्रोडक्ट उसे हम बोलेंगे कार्बन ऑर्गेनो मेटॉलिक कंपाउंड। एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन करेगा बच्चों? धातु के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बनिक धात्विक यौगिक का निर्माण करेगा। अब इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान से देखो, एल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ, एल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ एनहाइड्रस ईथर, पूरी तरह से शुष्क ईथर उसमें जरा सा भी जल का मात्रा नहीं होना चाहिए, तो एनहाइड्रस ईथर के साथ हैलाइड मैग्नीशियम के साथ एनहाइड्रस ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है RMgX। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो सबसे पहले इसका निर्माण किया था 1900 ईस्वी में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जब एक कंपाउंड बना था उस समय तो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब बाद में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला कि एक ऐसा कंपाउंड बन गया है जिसके द्वारा कई सारे कंपाउंड का निर्माण, कई सारे ग्रुप एल्केन का, एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है, तब इस अचीवमेंट के लिए ग्रिग्नार्ड को 1912 ईस्वी में ऑन नोबेल प्राइज इन 1912 इनको ये खोज किए थे 1900 ईस्वी में, लेकिन 1900 से कुछ साल तक इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन जब बाद में पता चला कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण हुआ है तो इस अचीवमेंट के लिए 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो अगर हम एक कंपाउंड लेकर इसका करें Br+Mg किसकी उपस्थिति में बच्चों? वही एनहाइड्रस ईथर, तो क्या बना लेगा CH3CH2Mg Br। इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। टेंशन मत लो, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर चैप्टर में आप चाहे एल्कोहल पढ़ो या एल्डिहाइड कीटोन पढ़ो, ये सारे कंपाउंड का निर्माण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है। अभी भी आगे हम देखने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, तो लिख लो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दूसरा रिएक्शन विथ सोडियम।
इस रिएक्शन को VVI कर लेना आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े डिटेल्स में हम समझाने वाले हैं। इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। दो तरह का मैकेनिज्म होता है, आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल, दोनों बताएंगे। तो चलो देखो, रिएक्शन विथ सोडियम, इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम in presence of anhydrous ether to form higher alkane। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर यानी एनहाइड्रस ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उच्च एल्केन का निर्माण करता है। अब इसको समझो एग्जांपल से। देखो, जैसे हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल, ठीक, और इसे रिएक्शन करा दो सोडियम के 2 परमाणु के साथ, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर के उपस्थिति में। तो क्या होगा, तो देखो, यहां से दोनों सोडियम और दोनों हैलोजन मिलके 2NaX बना लेंगे और जो 2 एल्काइल ग्रुप बच गया वो हमें आपस में जुड़ जाएंगे और मिलेगा एल्केन, 2NaX। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं आपको समझाने के लिए। एल्काइल हैलाइड का 1 मॉलिक्यूल और एल्काइल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, और बीच में ले लेते हैं 2 सोडियम एटम। यहाँ जो 2 साथ में लिए थे दोनों अलग अलग कर दिए, ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड है, और जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस ईथर की उपस्थिति में तो क्या होता है, तो देखो, यहां से दोनों हैलोजन और दोनों सोडियम बाहर हो जाते हैं और हमें एल्काइल ग्रुप आपस में मिलने से हमें मिल जाता है एल्केन। तो देखो, तो ए एल्केन मिल गया हमें और ए क्या था, एल्काइल हैलाइड था। आपको जो पसंद आए, जो इजी लगे वो लिख लो, दोनों सेम ही है। जब हम एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल को सोडियम के 2 एटम के साथ एनहाइड्रस ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्केन मिलता है। अब उच्च एल्केन क्यों लिखे, तो यहाँ पे देखो, जो एल्काइल था वो एक ही वो एल्काइल ग्रुप है, या मान के चलो एक कार्बन का यहाँ और एक कार्बन का यहाँ, दोनों जुड़ गया तो 2 कार्बन का एल्केन मिल गया ना, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं हायर एल्केन। एग्जांपल के लिए Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3 क्या बनेगा बताओ, ये दोनों बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा इथेन, CH3 प्लस 2NaCl, ओके, ऐसे।
क्या मिलेगा यहाँ पे, वही है एनहाइड्रस ईथर। क्या मिलेगा बताओ, तो 2 NaBr बाहर हो जाएंगे और दो 4 कार्बन का एल्केन मिलेगा CH3CH2 और फिर इधर से जुड़ेगा CH2CH3 प्लस 2 NaBr। तो ये था हमारा रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज अभिक्रिया, क्योंकि इससे सबसे पहले ऊर्ज ने बताया था, तो इसलिए इसे हम ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख लो इसको, फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं ऊर्ज रिएक्शन कंप्लीट। ऊर्ज इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसका जो आविष्कार था या इसका खोज या इसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स एडोल्फ ऊर्ज ने बताया था, इसलिए इसका नाम ऊर्ज रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म की अगर बात करें, ऊर्ज रिएक्शन का, तो ये 2 मैकेनिज्म से हम इसे बना सकते हैं। एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रिया विधि, और दूसरा आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक क्रिया विधि। मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि। तो एक तो इसे हम मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा समझ सकते हैं, मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा समझ सकते हैं, या फिर आयनिक क्रिया विधि के द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको दोनों समझाएंगे, क्रिया विधि के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो देखो होता क्या है इसमें, आप हेडिंग लगा लो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, किसका, ऊर्ज रिएक्शन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो होता क्या है बच्चों, तो देखो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड को, ये हमारा मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो धातु है, धातु हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो ये मेटल जो होता है एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, हेलाइड आयन को देता है, ठीक है। तो जब हेलाइड आयन को देगा तब देखो क्या हो जाएगा, ये तो M+ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो ये निगेटिव बन जाएगा। और ये बेचारा क्या करेगा, ये तो सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से बाहर हो जाएगा। तब हमें मिलेगा एल्काइल रेडिकल प्लस M+ और X-। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, यहां से हमें मिला एल्काइल रेडिकल। फिर देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो एल्काइल रेडिकल है, ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग 2 सोडियम का यूज किए थे, 2 मेटल का, तो एक और मेटल से क्या करेगा, एक और ये जो एल्काइल रेडिकल है अब की बार एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अब की बार मेटल इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एल्काइल रेडिकल को देगा। तब यहां पे हमें मिलेगा क्या, R- और M+ मिलेगा। देखो स्टेप 1 हुआ है, स्टेप 2 हुआ, स्टेप 3 में रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में कि जो मेटल था, मेटल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया एल्काइल हैलाइड के हैलोजन को, तो X- और M+ बन गया। तो M+ X- बाहर, और एल्काइल अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लेके बाहर हो गया, तो हमें मिला एल्काइल रेडिकल। दूसरा स्टेप में यहां से जो एल्काइल रेडिकल मिला, इसे दूसरा वाला जो सोडियम था, यानी दूसरा वाला मेटल, क्योंकि 2 मेटल का यूज कर रहे थे, 2 सोडियम का, तो दूसरा वाला जो मेटल था एक इलेक्ट्रॉन पुनः इसे दिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन
लिया तो अब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये तो इसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन था, अब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये निगेटिव हो गया, R माइनस और M प्लस। अब देखो अब क्या होगा कि यहां से R माइनस और M प्लस प्लस एक और एल्काइल हैलाइड, चूंकि दो एल्काइल हैलाइड का हम यूज कर रहे थे तो एक और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ए प्लस और माइनस में टूटेगा और ये R प्लस और R माइनस आपस में एल्केन का निर्माण कर लेंगे और प्लस यहाँ से MX क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो ए हमें मिल गया एल्केन, ठीक है। तो ए इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। ओके, और आयनिक मैकेनिज्म में कुछ नहीं, बस इसमें शुरू में फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ और वहां पे हम लोग आयन का निर्माण करके और रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ उर्ज रिएक्शन। फिर से एक बार समझ लो, एक सोडियम और ये दूसरा सोडियम, दो सोडियम का यूज कर रहे थे, एक एल्काइल हैलाइड और दूसरा एल्काइल हैलाइड, दो एल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे थे। तो पहले क्या करता है कि एक मेटल हैलाइड आयन को इलेक्ट्रॉन देता है तो M प्लस और X माइनस और ये R फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। फिर जब R फ्री रेडिकल बन जाता है तो दूसरा वाला मेटल, चूंकि धातु इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसी को तो एक इलेक्ट्रॉन फिर देता है तो R माइनस और M प्लस बन जाता है। फिर दूसरा वाला एल्काइल हैलाइड, इसके प्रभाव से जो यहाँ से क्या होता है M प्लस जो होता है, अब एक अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करके हैलाइड आयन को धक्का मार के बाहर निकालता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, SN2 रिएक्शन के द्वारा ये धक्का मार के X को बाहर निकाल देता है और ये R माइनस और R प्लस जोड़ के एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये था मैकेनिज्म, लिख लो। देखो अगर हम इसे आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा समझें, आयनिक मैकेनिज्म, तो हम इसे एक अलग एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे देख लो, CH3 CH2Cl का दो मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, और इसे दो सोडियम एटम के साथ एनहाइड्रस ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो NaCl तो बाहर होगा, हमें मिलेगा क्या बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन मिलेगा, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो अच्छा, अब देखो इसका साथ में 2NaCl भी बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये दो सोडियम जो है, दो सोडियम, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये 2Na प्लस बना लेगा दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है। सबसे पहले एटम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2Na प्लस बनाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, तो देखो CH3 CH2Cl हमारा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और यहां से हमें मिला दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है और कार्बन की कम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट करेगा माइनस और ए प्लस। अब इसे हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है ये किसे मिल जाएगा, CH2 प्लस को। तो देखो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा तो क्या होगा, देखो क्या होगा, CH3 CH2 माइनस आ जाएगा इस पे, चूंकि दो इलेक्ट्रॉन मिला है, और यहां से Cl माइनस बाहर हो जाएगा। ओके, मतलब हुआ क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी लेके गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता तो इसका प्लस खत्म हो जाता, लेकिन मिला कितना, दो इलेक्ट्रॉन, तो प्लस खत्म हो गया और एक माइनस आ गया। ओके, अब फिर देखो अगला एल्काइल हैलाइड, चूंकि एल्काइल हैलाइड हमारे पास दो गो था, CH3 CH2Cl था कि नहीं, दो एल्काइल हैलाइड है, तो एक का तो यूज यहां कर लिए, दूसरा देखो क्या होता है। अब यहां से जो ये CH3 CH2 माइनस मिला, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये बैक साइड अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये फिर यहाँ पे चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे
माइनस और इस पे प्लस तो आएगा ही आएगा, और जब इस पे यहाँ पे प्लस दिखाई देगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ से फिर बाहर निकलेगा और ए वहां पे जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ से Cl माइनस बाहर। अब देखो यहाँ से 2Na प्लस और यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से Cl माइनस, तो 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, लास्ट में 2NaCl भी बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आयनिक मैकेनिज्म भी आप समझ सकते हो। सबसे पहले सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2Na प्लस बनाया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कारण इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहाँ पे CH3 CH2 माइनस हो गया और प्लस Cl माइनस। फिर उसके बाद एक और एल्काइल हैलाइड यहाँ था, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये माइनस और ये प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और एल्केन का निर्माण कर लेगा। तो ये था कंप्लीटली ऊर्ज रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद कुछ और बात याद रखना है ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। पहला, मीथेन कैन नॉट फॉर्म बाई ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा मीथेन का निर्माण नहीं होता है, लिख लेना, ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा मीथेन का निर्माण नहीं होता। कैसे होगा, हमें 2 एल्काइल हैलाइड लेना है, तो अगर एक एक कार्बन का भी 2 लेंगे तो दोनों आपस में जुड़ेगा तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो इथेन बन जाएगा। तो कभी भी मीथेन का निर्माण ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन कैन फॉर्म्ड बाई ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा सिर्फ सममित एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, सममित एल्केन का निर्माण होता है। कैसे, देखो, एक ही प्रकार का एल्काइल हैलाइड आप लोगे तो एक ही प्रकार का एल्काइल हैलाइड लोगे, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन उधर से जुड़ेगा, 4 कार्बन का सिमेट्रिकल हो गया। एक एक कार्बन का लोगे तो 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन उधर जुड़ेगा, 2 कार्बन का। कभी भी ऐसा नहीं कि एगो एल्काइल हैलाइड आप 2 कार्बन का ले लिए और एगो 3 कार्बन का ले लिए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ढेर सारे एल्केन का मिश्रण तैयार हो जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन तैयार हो जाता है, जिसको, और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसके कारण उनको डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग करना मुश्किल हो जाता है। सिंपल वे में समझ लो कि जब हम एक से अधिक प्रकार के एल्केन का यूज, एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं, तो वहां पे एल्केन का मिश्रण तैयार हो जाता है, जिसे अलग करना मुश्किल होता है। तो हम सिर्फ सममित यानी सिमेट्रिकल एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, अन्य सिमेट्रिकल एल्केन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम मीथेन का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऊर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम के साथ अभिक्रिया, तो देखो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ वही कंडीशन रहेगा, एनहाइड्रस ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करके RLI यानी एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम का निर्माण, एल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्शन करके एल्काइल लिथियम का निर्माण करता है। तो देखो यहां से ना एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस। एल्काइल लिथियम जो है, ये तो एल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एल्काइल लिथियम बना लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जानना है कि एल्काइल लिथियम भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन देता है, बहुत ही अच्छे कंपाउंड का निर्माण करता है, एल्केन का निर्माण करता है। तो रिएक्शन का नाम है कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस। चलो देख लेते हैं इसको।
तो देखो अगला रिएक्शन है हमारा कोरी हाउस सिंथेसिस, या फिर आप बोल सकते हो कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस, क्योंकि इस रिएक्शन के द्वारा एल्केन का निर्माण होता है। तो होता क्या है इसमें, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। हम इस रिएक्शन में सीधे मैकेनिज्म से डायरेक्ट प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड होता है, एक एल्काइल हैलाइड होता है, इसे हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम के साथ। किसके साथ, लिथियम के साथ। तो बनता क्या है, देखो बनता है RLi प्लस LiX। ओके, यहां से लिथियम Li प्लस और Li माइनस में टूटता है और LiX का निर्माण करता है, और एक लिथियम एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर एल्काइल लिथियम का निर्माण, एल्काइल लिथियम का निर्माण करता है। ठीक है, यह हुआ स्टेप वन कि एल्काइल हैलाइड लिथियम धातु के साथ रिएक्शन करके एल्काइल लिथियम का निर्माण करता है। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि जो हमारा एल्काइल लिथियम बना, एल्काइल लिथियम, इसका 2 मॉलिक्यूल क्यूपरस आयोडाइड, ये हो गया एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम, और इसे हम बोलते हैं क्यूपरस आयोडाइड। इसके साथ रिएक्शन करके देखो एक कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, Li प्लस RCuR माइनस प्लस LiI लिथियम आयोडाइड, इस कंपाउंड का निर्माण करता है। एल्काइल लिथियम क्यूपरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड का निर्माण करता है, और इसे हम लोग बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन अभिकर्मक के नाम से इसे हम जानते हैं, गिलमैन रिएजेंट। Li प्लस RCuR माइनस, इसे हम बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। अब स्टेप 3 में क्या होता है, ये जो गिलमैन रिएजेंट बना Li प्लस RCuR, इसे हम एक और एल्काइल हैलाइड, चूंकि 2 एल्काइल हैलाइड लेना है तो एक और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, एक और एल्काइल हैलाइड के साथ। तो हमें यहां से प्रोडक्ट मिल जाता है R डैश प्लस RCu प्लस LiX, और ये हमें मिल गया एल्केन। तो सिंपली इसको लिख सकते हो कि पहले एल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ रिएक्शन कराएं, एल्काइल लिथियम, फिर एल्काइल लिथियम को क्यूपरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो गिलमैन रिएजेंट बनेगा, और गिलमैन रिएजेंट को पुनः हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्केन मिलेगा। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं कोरी हाउस एल्केन संश्लेषण, कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक लास्ट रिएक्शन है जिंक के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विथ जिंक, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ऊर्ज रिएक्शन के जैसा है, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे एल्काइल हैलाइड का, इसे जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा RR प्लस ZnCl2, एल्केन का निर्माण होगा, एल्केन का Zn दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर ZnCl2 यानी ZnX2 बना लेगा और हमें मिल जाएगा एल्केन। जैसे CH3Cl
प्लस जेड तो क्या मिलेगा CH3 प्लस ZnCl2। जैसे 2CH3 Br प्लस Zn तो क्या मिलेगा CH3 प्लस ZnCl2। तो ये था हमारा फ्रैंकलिन रिएक्शन। जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड का तो क्या बनेगा एल्केन बनेगा। तो दिस इज कुछ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है जो मेटल के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करके और अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करता है। तो अब हमारा सिर्फ बच गया रिडक्शन, उसको खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हमारा एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा, फिर एराइल हैलाइड यानी हेलोइरिन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।